स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग चैप्टर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में उसका हम लोग करेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए पहले, उसके बाद हम लोग क्लास को करेंगे। ठीक है, जुड़ने के बाद आप लोग एक काम करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में ताकि वो भी आए। और इस वीडियो में हम लोग करीब 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि इसमें से आपको निश्चित है बोर्ड एग्जाम में देखिए पहला चैप्टर से कम ना 5 नंबर तक का सवाल, 5 से 4 नंबर तक का सवाल पूछता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अपने अनुसार जवाब देने का प्रयास करना। ठीक है, जितना हो सके जवाब देना। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला चैप्टर है। चलिए ऑप्शन देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण और सी में दिया है अवतल और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ऑप्शन को चूज कीजिए कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है, आप लोग प्रयास करो ऑप्शन देने का जवाब। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आप लोग दिए या ना दिए उससे कोई परवाह नहीं, हम बता देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग जो है वह दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। आप चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्या ध्यान से देखना आप लोग, गोलीय दर्पण में फोकसांतर, ठीक है, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कौन सा संबंध बनता है। यानी कि गोलीय दर्पण आपको पता है, गोलीय दर्पण इस प्रकार से होता है और इसमें फोकस भी होता है। फोकस जो है यहाँ बीच में होता है, इस प्रकार से एफ होता है। ठीक है, इस प्रकार से एफ बना हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ रहता है। तो उसके बाद वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या है वो आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो वही हमको इन दोनों के बीच में संबंध बताना है। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण है ना, तो आपको याद रखना है फोकस है। गोलीय दर्पण जो है ना फोकस से हम लोग चलेंगे। देखिए एफ बराबर सबसे पहले हम लोग चलते हैं। ठीक है, एफ लेते हैं इसके इस सूत्र को दर्शाने के लिए संबंध को, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आर आपको वक्रता त्रिज्या दिख रहा होगा। वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि क्या करेंगे, जैसे आर है ना तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, आधा हो गया, यानी कि आ जो है वो आधा होगा। तो यही हमारा सूत्र होगा। तो आपको याद रखना है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, एफ बराबर R/2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग कंफ्यूजन दूर करते जाना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि अभी हम आप लोगों का जवाब नहीं दे पाए तो आप लोग टेलीग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन होकर जब आप अपना उत्तर जो हो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है। ठीक है, मैंने बताया फोकस दूरी एफ द्वारा सूचित किया जाता है तथा वक्रता त्रिज्या आर यानी कि कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है वक्रता त्रिज्या को। तो इसका संबंध क्या होगा, अभी संबंध बताए ना, सेम वही है। ठीक है, लेकिन वो था गोलीय दर्पण में या अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो वो भी हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें आपको संबंध बताना, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, उसमें आपको एफ दे दे और आपको एफ के तथा वक्रता त्रिज्या के बीच जो भी संबंध पूछे तो आपको ऑप्शन जो चूज करना है जल्दी से चूज कीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया एफ बराबर R/2 और बी में दिया है एफ बराबर R/2 और सी में है एफ बराबर 3R/2 और डी दिया है 0। ठीक है, एफ बराबर, चलिए क्या आंसर होगा, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट किया। हमारा जो ए नंबर बिल्कुल है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्या है, ध्यान से देखना आप लोग। देखिए अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कोई किरण है। ठीक है, परावर्तन के बाद किरण जो है वह किस बिंदु से होकर गुजरेगी। भाई अवतल दर्पण हमारे इस प्रकार का होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक वस्तु परावर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पहले ये डॉट डॉट हम कर देते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से मान लो हम परावर्त आपतित करें। ठीक है, पहले आपतित होता है, ये आपतित किरण होता है, उसके बाद जो परावर्तित होगा यहाँ से अवतल दर्पण में है ना, यह टकरा कर क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो यह आपतित हुआ। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किस किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। बिंदु देखिए हमको दिया गया, ऑप्शन ए में दिया है सी, बी में दिया है एफ और सी में दिया है हमको एफ पी। ठीक है, और डी में दिया है सी तथा एफ के बीच। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट करना। ठीक है, अरे आपको याद रखना है यहाँ पे हमारा जो है ना एफ होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग दिखा दे रहे हैं, यहाँ अंदर में होता है। ठीक है, यहाँ पे एफ होता है, तो एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, कोई भी वस्तु एफ से होकर गुजरेगी तो आपको याद रखना है हमेशा एफ होगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, यदि नहीं करवाए हैं तो वो भी करवा देंगे। ठीक है, आप लोग क्लास में रेगुलर जुड़े रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दो और कमेंट करते जाओ। ठीक है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आप लोग डेली जुड़ोगे तो मुझे भी मतलब अच्छा
अच्छा लगेगा और मैं डेली आप लोगों का कोई जो है वो कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि 2023 में जो है ना एग्जाम आप लोगों का होने वाला। अभी से आप लोग तैयारी करोगे ऑनलाइन भी तो आपका अच्छा क्वेश्चन मतलब मिलेगा। आप लोग देख लेना, बहुत सारे मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाला है ज्वाइन होकर, वहाँ पर देखना जो इस बार एग्जाम दिया गया था 2022 में बहुत अच्छा मार्क्स चढ़ाया था, हाईएस्ट मेरे चैनल से 461 नंबर लाया है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। चलिए वो मतलब छोड़ो, आप लोग पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करोगे अच्छा नंबर आओगे, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर, ठीक है कोई दर्पण है, वहां से किसी वस्तु को कहीं भी रखेंगे, ठीक है। कोई दर्पण लो, मान लो हम यहाँ पे अवतरी दर्पण ले लेते हैं, तो वस्तु को हम कहीं भी रख सकते हैं। ये ना यहाँ पे मतलब मान लो रख दिए हम वस्तु को ओ द्वारा सूचित करते हैं, वस्तु हम ला कर दिए, ठीक है। तो वही पूछा, वस्तु के बराबर का आकार, ठीक है, आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कहाँ, कौन सा दर्पण होगा, यानी कि कोई भी दर्पण है, ठीक है, कोई भी दर्पण ले लिए हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक वस्तु रखे, वस्तु ठीक क्या है, वह वस्तु जो है ना सीधा आकार का है, ठीक है, सीधा आकार का है, लेकिन प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा वो हमसे पूछा जा रहा है, किस दर्पण के अनुसार बनेगा। तो देखिए आपको मैं बता दूं, यह जो बनेगा ना क्या होगा, आप लोग ऑप्शन पहले चूज कर लो, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है ए में उत्तल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में दिया है समतल तथा उत्तल। तो आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है ना आपको हमेशा याद रखना है समतल दर्पण में बनेगा। अरे क्या कहा जा रहा है, देखिए वस्तु भी समान आकार का है और प्रतिबिंब भी हमें सीधा बनाना है, तो सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वह सेम बनता है अवतल दर्पण में, सेम बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है समतल दर्पण में, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए छठा नंबर सवाल हमारा आ गया है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, मैंने आप लोगों को ये पढ़ा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण के प्रकाश के अवतल दर्पण के कितने नियम है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जो है ना यह हमेशा होगा 2 प्रकार का, ठीक है। हमारा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है 7 नंबर, ध्यान से देखना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता है रंग, ठीक है। वर्ण विक्षेपण का अर्थ जो होता है वह रंग होता है, तो आपको याद रखना है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, किस उपकरण से संभव होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, यह जो होगा यह हमारा प्रिज्म से संभव होता है, ठीक है। प्रिज्म आपको आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, प्रिज्म से संभव होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए 8 नंबर जो है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें 50 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण, ठीक है, या किस सूत्र पर बैठेगा। अभी मैंने शायद एक पहला या दूसरा नंबर सवाल में पढ़ाया था सूत्र, ठीक है, गोलीय दर्पण, और इसमें हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध दर्शाए थे। तो सूत्र जो हमारा निकला था वो एफ बराबर लिख रहा था क्या, तो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। एफ बराबर लिख रहा था R/2, ठीक है। तो इसी सूत्र पर बैठेगा। देखिए हमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या को R द्वारा सूचित किया जाता है, तो R के जगह आप क्या रखिए 10 रखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 50 रखना है, ठीक है। R के जगह हम लोग 50 रख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे 2 है तो 2 लगा दीजिए। आप काटिए दोनों को, काटेंगे तो कितना आएगा, हमारा निकल के जो आएगा वो 25 आएगा, ठीक है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। ये सब सवाल जो है ना काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना। चलिए अगला सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अरे 1 मीटर फोकस दूरी का अर्थ है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 1 मीटर फोकस दूरी दे, ठीक है, 1 मीटर दे, 2 मीटर दे, जो भी दे, लेकिन फोकस कहे और कोई भी दर्पण कह दे, ठीक है, कोई भी दर्पण कह दे, तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है जो ये है ना डी में बदलेगा, ठीक है। फोकस जो है डी में बदल जाता है, ठीक है। तो एफ जो पहले एफ था, ठीक है, एफ से या डी में बदल जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस दूरी को हम लोग किस में बदल सकते हैं, तो डी में बदल सकते हैं, ये तो आपको पहले याद रखना है। उसके बाद देखिए 9 नंबर, इसमें हमको क्वेश्चन जो दिया है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, क्षमता हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या आपको हम बता देते हैं, आपको हमेशा याद रखना है 1D, ठीक है, 1D, जितना दे उतना ही देना है, जितना दिया उतना ही देना है, लेकिन आपको डी लगा देना है। चलिए इसी पे सवाल देते हैं। यहाँ पे 2 मीटर दे दिया है, चलो ये 2 मीटर दिया है, तो आपको इसमें उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है, क्या होगा, तो आपको याद रखना है जो है वही देना है, लेकिन डी यहाँ पे लगा देना है, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर 2D हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 10 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना वो आपको हमेशा याद रखना है प्लस में होता है, ठीक है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछे तो वो हमेशा माइनस में होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है हमेशा क्या, ए में, ठीक है, प्लस में होगा उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर होगा, ध्यान से आप लोग देखना।
चलिए जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग जो है वह न्यूनतम क्या होता है, किस में होता है न्यूनतम? तो आपको ऑप्शन पहले बता दे रहा है। ऑप्शन ए में निर्वात में, बी में दिया है जल में, सी में दिया है वायु में और डी में दिया है कांच में। तो आपको क्या आंसर चूज करना है? तो आपको चूज करना जो है वो हमेशा कांच में। कांच में जो है ना प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, लेकिन कांच के छोड़ के आपको पूछे प्रकाश का वेग न्यूनतम नहीं होगा, आपको ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देगा प्रकाश का वेग जो है वह न्यूनतम निम्न में से किस में नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन दे देगा, ये सब देगा, ठीक है। देखिए ये दे देगा, कांच दे देगा, एक कुछ और दे देगा, दो और कुछ ऑप्शन देगा, लेकिन एक मान लो निर्वात दे दिया तो आपको याद रखना है निर्वात में होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी सवाल दे सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इनमें से जो ये सब ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए हमें उपयुक्त नहीं कर सकते हैं, यानी लेंस बनाने के लिए हम प्रयोग में आ ही नहीं सकता है। तो चलिए आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जल में, बी में दिया है कांच में, सी में दिया है प्लास्टिक में और डी में दिया है मिट्टी में। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर जो आपको याद रखना है या जो है मिट्टी में नहीं होगा, ठीक है। मिट्टी जो है या लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है डी नंबर, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट करते चलिए, ऑप्शन हम जब तक करते हैं तब तक आप लोग ऑप्शन बताते चलिए, ठीक है। गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल है काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह किस प्रकार का होता है? सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वहीं आपको पूछ दे वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है, लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको याद रखना है या उल्टा बनेगा, लेकिन काल्पनिक बनेगा तो या सीधा बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 14 नंबर सवाल है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कोई भी दर्पण है उसमें हम वस्तु जब लेते हैं तो प्रतिबिंब जो है ना वह छोटा बनता है। तो यह है ना आपको हमेशा याद रखना है, यह जो बनेगा किस दर्पण में बनेगा? उत्तर दर्पण में, ठीक है। उत्तर दर्पण मान लो, उत्तर दर्पण इस प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया भी नहीं, ठीक है। उत्तर दर्पण हमारा इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें आप लोग मान लो यहाँ पर कोई भी वस्तु रख दिए, ठीक है, यहाँ पे वस्तु हम रख दिए कोई भी मान लो, तो इसमें जो है ना मान लो आपका वस्तु यहाँ है तो यह इस प्रकार से कट के आएगा ना, तो यहाँ हमारा वस्तु बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा इस प्रकार से यहाँ हमारा एक ऐप हो जाता है, ठीक है, ऐप हो जाता है। और यहाँ से हम लोग एक और किरण को परावर्तित करेंगे, ठीक है। यहाँ से मान लो एक किरण को हम लोग परावर्तित करते हैं, ठीक है, इधर से हमारा आया ना। चलो ये देखिए ये हम परावर्तित किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दर्शाना भी होगा ना किधर से आया है। तो दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक और वस्तु को खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ से दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ से एक और खींचते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग एक खींच देते हैं। देखिए यहाँ पे बना तो वस्तु देखिए इतना ही बना, छोटा, कितना छोटा बन गया। तो आपको याद रखना है उत्तर दर्पण में वस्तु जो है ना हमेशा छोटा बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में पूछे तो बड़ा बनता है। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल सेम उसी पे आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से बनाना है बता देने। देखिए सवाल दिया है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि 4D दे दिया है, लेकिन इसमें हमको अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। सिंपल है, देखिए जो 4 दिया है 4 आपको लिखना है और गुना में D का मान जो है ना हमेशा कैपिटल D रहे, तो आपको कैपिटल D में जो मान होता है वो हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है, और आपको स्मॉल d में पूछे तो -D होता है, -25 होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो हमको यहाँ पूछा जा रहा है 4D का क्या मान होगा, तो आपको यहाँ कैपिटल D दिया है तो आपको यहाँ पे 25 लगा देना है, ठीक है। हमने 25 लगा दिया तो देखिए हमारा क्या होगा 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो हमारा 100 निकल गया। सबसे पहले 100 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो इसमें अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, F बराबर लेंगे, ठीक है। F बराबर हमको पता है R/2 होता है, आपको बताया ना F बराबर R/2 होता है। तो ये हमारा F बराबर सूत्र बनता है। तो हमको देखिए हम इसका मान जो निकाले हैं, क्या निकाले थे 4D का, तो 100 आया था। तो आपको जो है ना हमको पहले ही बताया ना आपको मैंने क्या बताया था आप लोगों को, याद जल्दी से पढ़िए। तो मैंने बताया था D के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, D के बदले F भी लिख सकते हैं, बताए थे। तो ठीक है, तो आपको F के बदले क्या लिखना है, 100 लिख देना है। सबसे पहले 100 हम लोग लिख लिए। यहाँ जो है हमारा R दे दिया है तो R हम लोग दे देंगे, ठीक है, R दे दिए। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 लगाना है। अब क्या करेंगे, ये देखिए इधर क्या है गुना में है, ठीक है, तो ये हमारा भाग में आ जाएगा, भाग में आएगा तो यहाँ पे हम लोग देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम भाग में आन देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, R दे दीजिए, पहले R दे देते हैं, R को इधर ला देंगे, ठीक है, R को इधर ला दिए। उसके बाद 100 है तो ये हमारा भाग में आएगा 2 बटे क्या होगा 100। 100 आप काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। आई मीन कितना आ गया, तो देखिए F बराबर R बराबर जो आ गया हमारा या 1/50 आ गया, ठीक है, 1/50 आया। अब क्या कीजिए, ये 50 को ऊपर लग दीजिए, पलटेंगे तो क्या आएगा
तो देखिए पलट देते हैं आर बटे, ठीक है, आर बराबर जो है ये हमारा 50 आ जाएगा। लेकिन हमको मान जो आना चाहिए पहले बता देते हैं, मान जो आएगा वो हमको हमेशा याद रखना है 25 सेंटीमीटर। देखिए 50 है ना, तो आपको यार मैंने क्या बताया था, आर बटे 2 है ना, वह 2 एफ बराबर क्या बताए थे, आर बटे 2, लेकिन हमारा यहाँ आर बराबर आ गया है कितना, तो 150 आ गया, ठीक है, 50 आ गया है। तो आप कुछ नहीं करना है, आज जो है ना हमको फोकस दूरी निकालना है, ठीक है, फोकस दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आर के बदले हम लोग 2 लिख सकते हैं, 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दे देंगे क्या, 50 दे दिए। तो हमको फोकस दूरी निकालना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्या, एफ बराबर कर देंगे, एफ बराबर, ठीक है। तो आप देखिए ये हमारा 2 है ना, रुक जाइए थोड़ा सा, एफ जो है ना ये माइनस में हम लोग कर देंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। आप देखिए ये रुक जाइए थोड़ा सा, ये मिस्टेक हो रहा है। देखिए एफ जो है ना इनटू में आ जाएगा, एफ हम लोग गुना में आन देंगे, ठीक है, गुना में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को उठा के इधर ला देंगे, तो हमारा ये 2 बटे में आ गया। अब काटेंगे तो कितना में 25 बार में कट जाएगा। तो देखिए हमारा 25 आ गया, ठीक है ना, 25 नहीं करेगा। तो आपको इस प्रकार से निकाल लेना है, थोड़ा लंबा हो गया। इस प्रकार का सवाल हम लोग आप लोगों को बोर्ड द्वारा करवाएंगे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड होता है तो उस पर हम लोग करवाएंगे, इसे छोटा मोटा सवाल करवा देते हैं, ठीक है। देखिए अब वही सवाल आ गया सेम कि किसी उत्तर लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तो हमको उसकी क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालने के लिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया, सिंपल सी बात है, पहले आंसर जान लेते हैं इसका क्या होगा। आंसर हमारा 2D होगा, कैसे होगा तो बताते हैं। देखिए उत्तर लेंस है, सबसे पहले हमारा फोकसांतर दिया है 50, ठीक है, 50 दे दिया। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको जो है ना किससे भाग देना है, तो 50 दे तो हमको 25 से भाग देना है। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। प्लस में आया तो प्लस में, प्लस 2D आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक और हम ले लेते हैं, 100 हमको फोकस दे दिया है, तो इसमें हमको क्या करना है, अब 50 था तो हमने 25 से भाग दिया। अब यहाँ पे 100 आ गया तो 50 से भाग देना है, यानी 25 बढ़ाते जाना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2, यहाँ भी आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, 2D हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 17 नंबर, ध्यान से देखना आप लोग। किस दर्पण से वस्तु का, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वह बड़ा बनता है। मैंने बताया था ना किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। तो आपको याद रखना है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर सवाल जो है ध्यान से आप लोग देखिएगा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। 2D क्षमता है लेकिन इसका लेंस का फोकसांतर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तो आपको बताया था 2 है तो 2 लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या लिखना है, जो D है ना, D के बदले आपको लिखना है कितना, तो 25 लिखना है, ठीक है, D के बदले आपको 25 लिखना है और गुना कर देना। तो हमारा क्या निकल के आएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, D हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 18 का। चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, तो इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे 2D दिया है क्षमता वाली, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। ऐसे डाउट होगा तो आप लोग बताना, ठीक है, चेक करके बताना क्या आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है और ये भी सवाल है, आप लोगों को याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो आपको हमेशा याद रखना है 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, थोड़ा फास्ट करेंगे अब हम लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, इसमें हमेशा जो है ना होगा वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता है, ठीक है, समतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण में नहीं, समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होता है। क्यों, देखिए ये मान लो एक हमारा मिरर है, यानी आईना दर्पण है, तो यहाँ पे मान लो आप खड़े हो, ठीक है, तो आप जैसे मान लो आपका ये हाथ है ना, ये आपका मान लो राइट यानी दाहिना हाथ है, तो आप आईना में देखोगे ना, यानी मिरर में देखोगे, तो दाहिना हाथ जो ना, दाहिना हाथ की जगह आपका बाम हाथ दिखेगा मिडल में, ठीक है। तो ये हमारा होता है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। जब आप लोग कमेंट कीजिए, तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किसकी ओर मुड़ेगी। देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, एक मान लीजिए दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, दर्पण ले लिए। आप देखिए कोई किरण है, ठीक है, कोई किरण है, प्रकाश की किरण है, या हवा से चलिए हम डायरेक्ट करवा देते हैं। मान लो एक किरण है, चेंज करके थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ मान लो एक प्रकाश का, यहाँ सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य बन गया, ठीक है। यहाँ से मान लो प्रकाश का किरण आया और यहाँ हवा है, ठीक है, ये हमारा सब हवा है। रुक जाइए थोड़ा सा, ये हमारा हवा है, ठीक है। अब क्या करेगा, हवा जो है ना, अरे यार क्या होगा, छोड़ो यार, चलो ये हमारा मान लो किरण आ रहा है, ठीक है, प्रकाश का किरण, और ये सब हवा है। अब क्या हो रहा है, इसमें कांच आ गया, ठीक है, कांच आ गया, यहाँ पे एक कांच आ गया। तो अब देखिए या क्या करेगा, हवा से जा रहा है, लेकिन कांच से जब टकराएगा तो यह जो है ना
किसके ओर मुड़ती है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा इस नंबर में, ठीक है। यह अभिलंब के निकट हो जाती है, अभिलंब जो है अभिलंब इधर होती है नीचे, तो यह अभी इधर आएगी, इधर से थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, यानी अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। तो याद रखना है आपको, क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करते चलिए, वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े क्यों ना हो, ठीक है, आपका प्रतिबिंब जो है ना सदैव सीधा प्रतीत होगा। यह किस दर्पण में संभव है? अरे भाई मैंने आपको बताया कि आप कहीं भी, मान लो ये दर्पण है, आप दर्पण के सामने कहीं भी खड़े हो जाओ ना, यहाँ पे आप लोग मान लो खड़े हो गए हो, तो आपका प्रतिबिंब जो है ना क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, सीधा प्रतीत होगा। तो किस दर्पण में होगा, तो मैंने आपको बताया था, या जो होगा हमेशा होगा किस में, या तो समतल में हो सकता है या उत्तल में हो सकता है, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन समतल या उत्तल में प्रतिबिंब सेम बनता है। जितना आपका वस्तु है उतना सेम प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतीत होगा। तो आपको याद रखना है बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, वीवीआई सवाल है, यह सवाल काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है। तो आपको बताना है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस क्या होता है, ठीक है। फोटो अभिदृश्यक का मतलब क्या होता है ये समझ ले। अरे अभिदृश्यक का मतलब है कि लेंस, आप लोग देखेंगे आपके मोबाइल में कैमरा पीछे में लगा होगा, उसमें आप लोग देखेंगे छोटा सा एक छेद होता है, ठीक है, व्हाइट सा छेद होता है, उसी को क्या कहता है, अभिदृश्यक, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है, यानी किस लेंस द्वारा होता है, किस लेंस के समान होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, माइंड में बैठा कर रखना है, उत्तल लेंस के समान होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है फोटोग्राफिक कैमरा में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। आप लोगों का कमेंट आ नहीं रहा है, आप लोग कमेंट करते चलिए, ठीक है। देखिए कमेंट कीजिए जल्दी से, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण जो है प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए में दिया जाएगा आपको क्या, अवतल दर्पण, बी में दिया जाएगा उत्तल दर्पण, सी में देगा उत्तल लेंस और डी में देगा प्रिज्म। तो आपको याद रखना है साइड मिरर के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आई मीन बी नंबर जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए पहले बताते हैं साइड मिरर का मतलब क्या है। साइड मिरर का मतलब है बाइक, ठीक है ना, बाइक में जो लगा होता है साइड में आईना देखेंगे, या ट्रक में लगा होता है, वह सभी जो है ना उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट है, डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए ये सवाल देखिए 25 नंबर। अबे तुम नीचे काहे चल गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाएगा थोड़ा सा। चलिए आप लोग 25 नंबर का कमेंट कीजिए, तो आंसर क्या होगा। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमको 10 सेंटीमीटर दिया है, तो वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एफ बराबर मान बैठा देना है। हमको फोकस दिया है 10, ठीक है, हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या आई मीन आर निकालना है। तो यहाँ पे आपको एफ बराबर r/2 होता है, ये सूत्र आपको याद है, ठीक है, याद है तो कुछ नहीं करना है। एफ की जगह आप लोग क्या लिखे 10 रख देंगे, उसके बाद सिंपल से निकल जाएगा। चलिए हम लोग रख देते हैं, एफ की जगह हम लोग 10 रख देते हैं, 10 रख दिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे उसके बाद, तो उसके बाद हमको आर दिया है r/2, सिंपल सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक है। देखिए अब आर को उठा के इधर लाइए और ये जो है ना इसको उठा के इधर ला देंगे, क्या करेंगे, याद है ना। चलिए ये यहाँ पे दिया है किस में, तो सबसे पहले इधर ला देते हैं, आर को सबसे पहले ला देते हैं। आर को हम लोग यहाँ ला दिए, रुक जाओ थोड़ा सा, आर को यहाँ ला दिए। उसके बाद हमारा 2 जो था क्या था 10 है ना, तो 10 को हम लोग यहाँ ला देंगे और बटे में 2 है, काटिए इसको, क्या आएगा 5 आएगा, 5 आ गया, सिंपल से निकल गया ना। आपको याद रखना है हमेशा सी, इस प्रकार का जो भी सवाल है आप लोग बना लेना, ठीक है। चलिए एक इसी पे सवाल है, आप लोग आपको देते हैं एफ बराबर देते हैं 20 सेंटीमीटर, एक ये हो गया, और एक देते हैं एफ बराबर 30 सेंटीमीटर। आप लोग इसका कमेंट कीजिए तो क्या होगा आंसर, ठीक है। आपको वक्रता त्रिज्या निकालना है एफ बराबर r/2 से, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा निकाल कर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को आप लोग देखेंगे। देखिए अगला सवाल है 26 नंबर, समझते जाइए सवाल, ठीक है, समझ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक हमको 1 का मान कितना होता है। देखिए कोई किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो है ना वह 1 रहे तो वह किसके बराबर होता है, तो आपको याद रखना है sin i/sin r। देखिए कहाँ दिया है sin i/, देखिए ये गलत है, sin i/r, आई मीन sin i/sin r हमारा बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपको याद रखना है 26 का, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। जो भी डाउट है आप लोग अभी डाउट को क्लियर करते जाओ, ठीक है, कमेंट करते जाओ, जो भी डाउट समझ में ना आए तो डाउट कर लेना, ठीक है। और उतना ना हो तो आप लोग वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, ठीक है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है। तो देखिए ये हम लोग एक ले लेते हैं, मान लो ये हमारा एक रेखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से एक वस्तु को आपतित करते हैं, ठीक है, आपतित करते हैं, इधर से हमारा परावर्तित होगा। इस बीच में जो कोण बनता है इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है।
तो आपको जो हमेशा याद रखना है, इस कोण को हम लोग जो कहेंगे ना वो परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। परावर्तन कोण हमारा बीच में बनता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट करते चलिए, ठीक है। चलिए सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर किसके बराबर होता है। आई मीन देखिए आवर्धन जो है, आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, m द्वारा सूचित किया जाता है। तो हमको आवर्धन बराबर क्या होगा वो बताना है। तो आवर्धन बराबर जो हमारा होता है ना वो आपको हमेशा याद रखना है, वस्तु प्रतिबिंब बटे वस्तु होता है। प्रतिबिंब को v द्वारा सूचित किया जाता है, वस्तु को u द्वारा, ठीक है। तो हमारा v बटे u होगा, ठीक है। तो v बटे u, तो हमारा ऑप्शन जो दिया है डी वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला है 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर सवाल है, हम लोग करीब 40 से 45 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। आई मीन पूरा चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पहला चैप्टर का। तो इसमें से करीब आपको जरूर ही पूछ देगा, पाँच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आपको सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोग शायद क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा, सूक्ष्मदर्शी पढ़े होंगे। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो वो बताना है, किस दर्पण का, किस लेंस या दर्पण का उपयोग होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला है 30 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यानी किस लेंस, कौन सा लेंस है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, उत्तल लेंस पे हमेशा काल्पनिक, उत्तल लेंस दे, उत्तल दर्पण दे, कुछ भी दे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है प्रतिबिंब काल्पनिक जो बनेगा वह उत्तल लेंस में बनेगा, या तो अब समतल लेंस में बनेगा। समतल लेंस में भी बनता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ऑप्शन में समतल या उत्तल दे कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है। एक उत्तल लेंस जो है वह किस प्रकार का होता है। तो देखिए या जो है ना उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई का नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई का नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बी में दिया है हमारा, क्या है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं, किनारे की अपेक्षा जो है वह मोटा होता है। आई मीन यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस पूछा था ना, देख लेते हैं एक बार, उत्तल लेंस था क्या, हाँ उत्तल लेंस है। मैंने आपको बताया उत्तल लेंस जो है ना इस प्रकार का होता है, देखिए समझा देते हैं। उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, तो देखिए ये किनारे का भाग पूछा जा रहा है, किनारे की अपेक्षा मोटा होता है, यानी ये जो भाग है ना और ये जो भाग है क्या मोटा है ना, थोड़ा सा उठ गया है। तो यही बात आपको याद रखना है, उत्तल लेंस जो है किनारे की अपेक्षा मोटा होता है। तो सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं, 32 नंबर, ठीक है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, कोई मतलब उत्तल लेंस हमको दिया है, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान आकार का प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है, ठीक है। वास्तविक भी आना चाहिए और समान आकार का प्रतिबिंब भी आना चाहिए, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी आना चाहिए और वास्तविक आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ वस्तु को रखेंगे, ठीक है, लेंस के सामने कहाँ वस्तु को रखेंगे। तो आपको याद रखना है, लेंस के सामने जो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वो आपको फोकस की दोगुनी दूरी पर, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। अब ये हमारा एक रेखा है, ठीक है। तो हमको वस्तु को कहाँ रखना है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, फोकस की दोगुनी दूरी। फोकस हमारा यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ हमारा फोकस होता है, यहाँ हमारा फोकस होता है। रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ हमारा फोकस होता है। तो फोकस देखिए यहाँ से यहाँ के जितनी दूरी है उतना ही दूरी इधर ले लेना, यानी यहाँ पे हमको रख देना है। तो फोकस की दुगनी दूरी पे रखेंगे तो वस्तु क्या आएगा, वास्तविक भी आएगा और समान आकार का आएगा। तो यह किस में होगा, तो उत्तल लेंस में होगा, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है, ध्यान से देखना आप लोग, 33 नंबर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया हो तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखना चाहेंगे, कहाँ स्थित होनी चाहिए। सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। वह था उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण हम लोग पहले बना लेते हैं, बना लिए। अब हम एक रेखा ले लेते हैं, रेखा ले लेंगे। उसके बाद देखिए हमको पूछा जा रहा है इसमें कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसमें हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, ठीक है, कहाँ रखेंगे। जो प्रतिबिंब हमको जो है वह सीधा आभासी यानी बड़ा आना चाहिए, काल्पनिक आना चाहिए और सीधा भी आना चाहिए। तो कहाँ रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको जो रखना है ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव, ठीक है, तथा मुख्य फोकस के बीच। ध्रुव हमारा कहाँ होता है, तो यहाँ होता है ध्रुव, ठीक है, ध्रुव यहाँ होता है। ध्रुव को हम लोग क्या किस द्वारा सूचित करते हैं, तो ध्रुव को हम लोग एफ द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, एफ द्वारा। उसके बाद फोकस, मुख्य फोकस जो है वह 2F होता है,
2f होता है, आपको याद रखना है। मुख्य फोकस पूछे तो 2f, तो इसके हम लोग क्या रखेंगे, इसके बीच में रखेंगे तो वस्तु जो है वह समान आकार का आएगा, ठीक है, समान आकार मतलब थोड़ा बड़ा आएगा वस्तु, उसके बाद प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 34 नंबर, ध्यान से आप लोग देखना। किसी गोलीय दर्पण, ठीक है, तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो यह लेंस किस प्रकार का दर्पण किस लेंस में होगा, किस लेंस में होगा, तो ये आपको हमेशा याद रखना। हम समझा देते हैं, गोलीय दर्पण है तथा या पतले गोलीय दर्पण दोनों की जो फोकस दूरियां हैं -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा, दोनों किस प्रकार का होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है दोनों अवतल होगा, अवतल ही हमेशा होना चाहिए माइनस के लिए, और प्रश्न में पूछे तो आपको हमेशा उत्तल याद रखना है, उत्तल, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। थोड़ा क्लास लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग पूरा चैप्टर को ही क्लियर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा लंबा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करना, और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अभी तक यदि आप लोग क्लास में जुड़े हो तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। इस प्रकार का एक निशान बना होगा, देखिए वीडियो के नीचे में, ठीक है, उस पर टैप करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आकर क्लास में जुड़ जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, परावर्तन का नियम जो है उससे क्या निर्धारित होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। पहले पूछ देते हैं आप लोगों से एक सवाल, परावर्तन के कितने नियम है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है, 2 प्रकार का परावर्तन 2 प्रकार के नियम से होता है, यानी परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम होते हैं। उसके बाद परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है, ये जो परावर्तन से जो निर्धारित हमेशा होता है वह क्या होगा, तो आपको याद रखना है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई मीन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस जो है, लेंस कोई भी लेंस ले लो उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है 2 होती है, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होगी, ठीक है, 36 का हमेशा याद रखना है। लेकिन दर्पण में पूछे, ठीक है, ये लेंस हो गया, लेकिन आपसे दर्पण में पूछे तो उसमें 1 ही होती है, ठीक है, दर्पण में 1 होती है, 1 होगी, और लेंस में पूछे तो 2 होगी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 37 नंबर सवाल है, ध्यान से देखना। प्रकाश की किरणें गमन करती है, मैंने आपको पढ़ाया था, आप लोग यदि पीछे वाला क्लास किए होंगे तो आप लोगों को याद होगा। प्रकाश की हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 37 का। चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा 38 नंबर 38, ठीक है। सर्च राइट का परावर्तक सट्टा कैसा होता है, सर्च राइट का परावर्तक सट्टा जो है या कैसा होता है, मतलब क्या है, सर्च राइट जो है वह किस दर्पण द्वारा प्रयुक्त होता है, किस दर्पण में प्रयुक्त होता है सर्च राइट, तो आपको हमेशा याद रखना है, या जो है ना अवतल दर्पण में होता है। आपको पूछ सकता है, आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा अवतल दर्पण में के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए, ठीक है, किस किस में उपयोग होता है वो बताइए, तो आपको उपयोग बताना होगा। सर्च राइट में प्रयुक्त होता है, आप लोगों को मैं और भी करवा दूंगा, ठीक है, और भी जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी छोटा होगा तो हम लोग करवा देंगे कंप्लीट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, मैंने आपको बताया, कई बार बताया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है, दोगुनी यानी 2f होती है, तो आपको याद रखना है दोगुनी, यानी कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना नंबर है, तो हमारा 39 नंबर, ठीक है, ए होगा ना, नहीं ए नहीं होगा, मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। अरे फोकस दूरी की पूछी जा रही है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो यह आधी होती है, तो आपको याद रखना है ना, मैंने आपको बताया ना f बराबर क्या होता है r/2 यानी कि आधा होता है, ठीक है, तो आधा आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला है 40 नंबर, ध्यान से देखना आप लोग। सवाल है, जब प्रकाश एक किरण, ठीक है ना, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। देखिए ये परिभाषा भी बन जाता है, आपको हम पहले आंसर बता देते हैं। आंसर जो हमारा होगा वह होगा प्रकाश का अपवर्तन। आपको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर सवाल में पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। आपको यही परिभाषा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, परिभाषा देगा और आपको ऑप्शन में देगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला है 41 नंबर, ठीक है, 41 नंबर ध्यान से देखना। प्रकाश
कि एक किरण जब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो यह किसकी ओर मुड़ेगी। देखिए हम एक ले लेते हैं कोई दर्पण, मान लो उत्तल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण ले लिए। यहाँ हम लोग एक लेखा खींच लेते हैं। आप देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक वस्तु ले लेते हैं, ठीक है, वस्तु ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परावर्तित करेंगे किरण को, परावर्तित किए ना, ठीक है, परावर्तित किए तो यह किसकी ओर मुड़ती है, ठीक है। ये हमारा जो है ना विरल माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम इधर का होगा, ठीक है, और ये हमारा सघन माध्यम होगा, आई मीन ये होगा, ठीक है, सघन माध्यम। तो यह किसकी ओर मुड़ेगी, तो आपको हमेशा याद रखना है, या जो हमारा मुड़ जाती है ना, या अभिलंब की ओर मुड़ेगी, आई मीन इधर से हम लोग चले, या अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यहाँ आया दर्पण में, यहाँ से इधर मुड़ जाएगी, तो आई मीन अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ मुड़ेगी, प्रकाश की किरण एक विरल, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो यह किस प्रकार का, या किसकी ओर मुड़ती है या निकल जाती है। तो आपको जो याद रखना है, या बिना मुड़े सीधी निकलेगी। देखिए ये हम एक दर्पण ले लेते हैं, ठीक है, दर्पण ले लिए, उत्तल दर्पण। यहाँ हम लोग एक लेखा ले लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वस्तु लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे तो यह हमेशा निकल जाएगा सीधा, ठीक है, हमेशा निकल जाएगा सीधा, यानी आपको हमेशा याद रखना है बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है 43 नंबर सवाल है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है। तो आपको याद रखना है, कम पड़ने का कारण जो है प्रकाश का क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा ना, 43 का, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का अपवर्तन होगा। आपको याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही बाल्टी में, जब आप लोग मान लो एक बाल्टी आप लोग ले लेना, उसमें आप लोग पानी दे देना, ठीक है, पानी दे देना और उसमें एक छड़ी डुबा देना, तो आप लोग देखना वह जो है ना बाल्टी में आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी, कभी मुड़ी हुई देगी, कभी इधर से उधर लगेगी, मुड़ गई है पूरा, ठीक है। आप लोग यह प्रयोग करके भी देख लेना एक बार। तो आप लोग हमेशा याद रखना, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन में क्या होता है। तब अपवर्तन में क्या होता है, तो अपवर्तन के लिए पूछे तो आपको याद रखना है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने का कारण, ठीक है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछेगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने का क्या कारण है। तो याद रखना है आपको, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए अब 1-2 और सवाल बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए सब आप लोग जवाब दीजिएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध बनता है, मैंने आपको बताया। अपवर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह किसकी ओर मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मैंने बताया अभिलंब की निकट चल जाती है। तो अब सवाल आ गया है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, लेकिन आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण अपवर्तन कोण दोनों है, लेकिन इसके बीच हमको संबंध बताना है। तो दोनों समान होगा, दोनों कोण जो है वह बराबर होगा। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, बराबर होगा नहीं, ये या नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है। अपवर्तन कोण जो है वह थोड़ा बड़ा हो जाता है। अपवर्तन कोण इस प्रकार से हम लिखा रही है, इधर से हम लोग क्या करेंगे, आपतन करेंगे, इधर से हम लोग आपतित करेंगे, इधर से परावर्तित हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा यह बढ़ेगा। ये हमारा आपतित कोण हो जाता है, ठीक है, आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण होता है या परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण जो है वह थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ये हमारा थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट सवाल को आज का लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सवाल हमारा 46 नंबर होगा, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन की सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह किसकी ओर मुड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो हम प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म इस प्रकार का होता है, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको करवा चुके हैं, आप लोग नहीं किए तो वीडियो को जाकर पीछे वाला देख लेना। ये हमारा प्रिज्म होता है। तो इसमें क्या कहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी इधर से हमारा आया किरण, ठीक है, हवा से आया, या कांच है, प्रिज्म कांच का होता है बना हुआ, तो इधर आया, इसमें घुस गया, ठीक है,
है। तो इसमें घुस गया तो अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है, इधर से प्रवेश कर गई, ठीक है, प्रवेश करी। दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह किस चीज़ की ओर मुड़ेगी? तो ये हमेशा जो है ना थोड़ा सा मुड़ जाती है, थोड़ा सा। इधर से आप लोग किरण लोगे, इधर आया, इधर से थोड़ा इधर मुड़ जाएगा। एक और लेते हैं, इधर से आया, इधर से थोड़ा मुड़ गया। तो यह किसकी ओर मुड़ती है? तो आपको हमेशा याद रखना है, यह जो ना आधार की ओर मुड़ जाती है। प्रिज्म जो है आधार की ओर मुड़ जाती है। तो हमेशा याद रखना है, बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग ये बता के जाना 46 क्वेश्चन में, ठीक है, 46 में से आप लोगों का कितना करेक्ट आंसर याद था, यानी आप लोग कितना बताए। उसके बाद आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताना, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग बताना। तो मैं आपको ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर आप लोगों को हम लोग करवा देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आप लोगों को बाय बाय।